So today we are going to discuss a very important topic of accounting for share capital. So our topic is forfeiture of share. तो आज हम लोग forfeiture of share के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय forfeiture of share? Forfeiture of share means cancellation of share. Forfeiture of share means cancellation of share. Now when the company forfeit its shares, क्योंकि देखिए कि जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कॉल सिनेरियर के बारे में. तो कॉल सिनेरियर के बारे में डिस्कशन करने के टाइम पे हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि जब ड्यू का टाइम होता है, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद कंपनी क्या करते हैं, कंपनी शेयर अलॉट करने के बाद, एप्लीकेशन रिसीव किया उसके बाद कंपनी शेयर अलॉट करते हैं अलॉटी को, और कंपनी उन एप्लीकेंट को एक नोटिस भेजते हैं कि आपके नाम का शेयर, आपके नाम पे शेयर अलॉट किया गया है, तो आप लोग काइंडली अलॉटमेंट का पैसा आप लोग डिपॉजिट कर दीजिए. उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने के बाद कंपनी क्या करता है, कंपनी कॉल्स के लिए फिर से नोटिस भेजते हैं और एप्लीकेंट को फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आपका कॉल्स का पैसा जो भी ड्यू है वो टाइमली आप पेमेंट कर दीजिए. तो इस दौरान क्या सीखा था? इस दौरान हम लोगों ने सीखा था कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो अलॉटमेंट का पैसा टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं. कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो कॉल्स का पैसा भी टाइमली पेमेंट नहीं करते. तब जाके कंपनी क्या करते हैं, एक कॉल सिनेरियर में जो पैसा कंपनी को मिला नहीं था उस पैसे को कंपनी कॉल सिनेरियर में ट्रांसफर कर देते हैं. तो आज हम लोग सीखेंगे कि फॉरफीचर कैसे होता है. तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी ने नोटिस भेजा था अलॉटमेंट का या कॉल्स का. तो मान के चलो कि कॉल्स के लिए नोटिस भेजा था, वो शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा भी सबमिट किया था, वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा भी पेमेंट किया था. लेकिन कॉल के टाइम पे जब कंपनी उनके पास कॉल का जितना ड्यूस है, ड्यूस का इंफॉर्मेशन, ड्यूस का नोटिस भेजा था, तब वो शेयर होल्डर कॉल का पैसा दे नहीं पाया. नहीं देने के कारण कंपनी फिर से उसको, उस शेयर होल्डर को एक रिमाइंडर भेजा और बोला कि आपका जो भी ड्यू है, कॉल का पैसा जो भी ड्यू है, ये स्टिपुलेटेड एक पर्टिकुलर टाइम दिया था, वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना है. बट किसी कारण से वो शेयर होल्डर उस कॉल का पैसा वो स्टिपुलेटेड टाइम या स्पेसिफिक टाइम के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया था, जिसके कारण कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सोचा कि ये शेयर होल्डर का फिनेंशियल पोजीशन कुछ खराब होगा और ये शेयर होल्डर बाकी का पैसा पेमेंट नहीं करेगा. जब कंपनी अलॉटमेंट का और कॉल्स का पैसे के लिए किसी शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन भेजते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर देते हैं, और अगर उस टाइम के दौरान और उस टाइम के अंदर वो शेयर होल्डर अगर पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का जो भी ड्यू है वो ड्यू का पैसा उस टाइम के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को ये राइट देते हैं कि कंपनी उस शेयर होल्डर को जो भी शेयर अलॉट किया था वो शेयर कैंसिल कर दे सकता है. तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर. तो फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स समटाइम्स सम शेयर होल्डर्स मे फेल टू पे अलॉटमेंट और कॉल मनी ऑन द ड्यू डेट. So at that time the company has the right to forfeit or to cancel all the shares whatever allotted to that particular shareholder. Okay, and the company has the right to seize the amount. यहाँ पे एक बात और जानना ज़रूरी है कि जो भी शेयर होल्डर के मानो एप्लीकेशन का पैसा दिया था, कि मानो अलॉटमेंट का पैसा दिया था और सिर्फ वो कॉल्स का पैसा पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एज्यूम करो कि पेमेंट नहीं किया, तब कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का क्या करेगा, उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का सारा उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का सारा शेयर कैंसिल करेगा, और वो शेयर होल्डर जो भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को पेमेंट किया है वो सारा पैसा कंपनी सीज कर लेगा, और इट इज ए प्रॉफिट फॉर द कंपनी. ओके, सो दिस इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर. नाउ along with this we are going to discuss another topic that is called the reissue of share. So after forfeiting all the shares of the shareholder, of that shareholder, the company has the right to reissue whatever shares has been cancelled. जो भी शेयर कंपनी ने कैंसिल किया है, जो भी शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया है, उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का शेयर कंपनी फिर से मार्केट में रीइश्यू कर सकता है. तो उसको बोलते हैं री इश्यू ऑफ शेयर. तो री इश्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है जब कंपनी किसी शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल करते हैं, किसी शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट करते हैं, फिर उसी शेयर को कंपनी जब मार्केट में फिर से इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं री इश्यू ऑफ शेयर. सो आज हम लोग देखेंगे कि फॉरफीचर के टाइम पे हम
हम लोग को कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना है और फॉरफीचर के टाइम पे रीइश्यू के टाइम पे कंपनी कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी द एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर। जब भी कंपनी फॉरफीचर करते हैं तब हम लोग को ये चीज़ मालूम होना चाहिए, तब कंपनी को ये चीज़ देखना है कि जो शेयर कंपनी ने फॉरफीचर किया है, जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया है, कैंसिल किया है, वो शेयर ओरिजिनली किस में इशू किया था, वो शेयर क्या पार में इशू हुआ था, क्या वो शेयर प्रीमियम इशू हुआ था। तो पहले हम लोग देखते हैं, अगर इफ द शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट पार, जब वो शेयर होल्डर को कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया था, वो शेयर किस में इशू हुआ था, पार में, तो एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रखना है एवरी टाइम कंपनी जब भी फॉरफीचर करते हैं तब कंपनी का शेयर कैपिटल डेबिट होता है। आई विल डिस्कस इट विद एन एग्जाम्पल, डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हम लोग आज एंट्री देखेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट फॉरफीचर के टाइम पे हमेशा डेबिट होता है। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज व्हाई इट इज डेबिटेड। कंपनी ये सो व्हाई इट इज डेबिटेड, डेबिट करने का कारण है कि अगर हम लोग मान के चलो कि कॉल्स के टाइम पे आपको पैसा ड्यू है तो एंट्री होगा, एंट्री होता है क्या, एंट्री होता है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एज्यूम करो 100 शेयर 4 रुपीज़ करके ड्यू था, कॉल का पैसा 4 था, तो इसका मतलब 400। जब मैंने रिसीव किया था तब एंट्री होता, जब कंपनी ने रिसीव की एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो कंपनी ने मान के चलो कि 20 शेयर का पैसा कंपनी ने रिसीव नहीं किया था, इसका मतलब 80 रिसीव किया, तो 80 × 4 320 कंपनी ने रिसीव किया था। ओके, सो दिस इज द एंट्री। यहाँ पे हम लोगों ने कितना पैसा रिसीव नहीं किया था, यहाँ पे हमने 20 शेयर का पैसा रिसीव नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा था टू कॉल्स इन, यहाँ पे लिखा था कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट किया था मैंने। ठीक है, तो आप जब फॉरफीचर की एंट्री करेंगे आप कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं, आप कॉल्स इन एरियर में बिना ट्रांसफर करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर नहीं करके इजी मेथड में कैसे सीख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा। तो अभी हम लोग जब देखते हैं, देखिए आपने सोचा था आपका कैपिटल 400 का इंक्रीज होगा, आपने सोचा था कि आपका कैपिटल 400 रुपीज़ से इंक्रीज होगा, लेकिन आपका कैपिटल एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है 320 रुपीज़ से। आपका कैपिटल एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है 320 रुपीज़ से। इसका मतलब आपने पहले रिसीव करने से पहले ही यहाँ पे 400 लिखा था, इसका मतलब इस कैपिटल आपने सोचा था 400 लेकिन मिला कितना 320, इसका मतलब 80 रुपीज़ यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट इज इंक्रीज बाय, कैपिटल अकाउंट वॉज इंक्रीज बाय हाउ मच रुपीज, इंक्रीज बाय 80 रुपीज़। तो दिस 80 रुपीज़ शुड बी डिडक्टेड। इस कैपिटल अकाउंट में 80 रुपीज़ ज़्यादा करके लिखा है, जो अमाउंट हमको मिला ही नहीं, इस कैपिटल अकाउंट को घटाना है। तो इस एक कैपिटल अकाउंट मेरा क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। घटाने के लिए हमने क्या किया था, इसको क्या किया, इसको डेबिट किया, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जहाँ जिसका पैसा आपको नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा अगर नहीं मिला तो हम लोग लिखेंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपको कॉल्स का पैसा नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर कॉल्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकेंड कॉल भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉल्स अकाउंट। और जो पैसा कंपनी को मिल गया है, जितना पैसा कंपनी को मिला है, यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने बोला कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिला, कॉल का पैसा नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना पैसा कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया इस 100 शेयर के अगेंस्ट में, तो जितना कंपनी ने सीज किया है वो पूरा का पूरा सीज अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एक नया अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, जब प्रीमियम शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है, जब शेयर ओरिजिनली इशू किया गया था प्रीमियम में और उस शेयर का फॉरफीचर हुआ था। तो यहाँ पे दो केस आता है कि शेयर इशू अगर प्रीमियम में हुआ तो अगर उस प्रीमियम का पैसा आपको मिल गया तो क्या एंट्री होगा, और उस प्रीमियम का पैसा अगर आपको नहीं मिला तो आपको क्या एंट्री होगा। एज्यूम कीजिए कि शेयर इशू किया था प्रीमियम में और कंपनी ने डिसाइड किया था कि ये प्रीमियम का पैसा कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए। तो फर्स्ट केस में देखते हैं कि यहाँ पे कॉल्स का पैसा, कंपनी को कॉल्स का पैसा नहीं मिला, तो इस केस में देखिए कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा भी मिला, कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा भी मिला, लेकिन कंपनी को क्या किया, इसका पैसा नहीं मिला, कंपनी को कॉल्स का पैसा नहीं मिला, कंपनी को कॉल्स का पैसा नहीं मिला। तो जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला वेल एंड गुड, जब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा मिला उसी टाइम कंपनी को
प्रीमियम का पैसा भी मिला, क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया था कि प्रीमियम का पैसा कंपनी को अलॉटमेंट के साथ चाहिए। तो कंपनी को जब अलॉटमेंट का पैसा मिला था तभी जाके कंपनी को प्रीमियम का पैसा भी मिला। यहाँ पे एंट्री होगा सिर्फ कॉल्स का पैसा नहीं मिला, इसलिए हम लोग के शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। जिस यहाँ पे अगर कॉल्स का पैसा नहीं मिला तो ये टू शेयर कॉल्स अकाउंट होगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि कंपनी ने डिसाइड किया था कि अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को प्रीमियम मिलना है, लेकिन एक शेयर होल्डर था वो अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, वो कॉल्स का पैसा भी नहीं दिया। तो वो शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ का पैसा दिया था? वो शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया था। तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने के बाद जब आपने अलॉटमेंट का एंट्री किया था, तब अलॉटमेंट का फर्स्ट एंट्री होता है ड्यू। तो आपने एंट्री किया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम आपको मिलेगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री आपने किया था। लेकिन जब आपको शेयर मिला तब आपको अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला, मतलब 100 शेयर का पैसा मिलने वाला था। एज्यूम लिखते हैं कि 100 इंटू 5 रुपये करके 500, 100 इंटू 4 रुपये करके आपका कैपिटल था तो यहाँ पे आएगा 400, और 100 इंटू 1 रुपये आपका प्रीमियम था तो यहाँ पे आएगा 100। जब आपने रिसीव किया था कि यहाँ पे भी सेम आपने 80 का रिसीव किया था, 80 शेयर का पैसा रिसीव किया था, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने 80 का रिसीव किया तो 80 इंटू कितना आएगा, 80 इंटू 5, तो आपको यहाँ पे आएगा 400। मतलब आपने 20 शेयर का पैसा इस केस में रिसीव नहीं किया था। जो 20 शेयर का पैसा आपने रिसीव नहीं किया था, उस 20 शेयर के साथ आपका कैपिटल का पैसा और प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड था। आपने सोचा था आपको पैसा मिलेगा, इसने आपने कैपिटल अकाउंट को और प्रीमियम अकाउंट को बिना रिसीव किए ही इंक्रीज कर दिया था। जब आपने एक्चुअल में रिसीव किया तो यहाँ पे देखा कि आपका तो 400 रुपीज़ आया, आपके पास 400 रुपीज़ आया। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट लिखा हुआ है, इसको घटाना है। ये यहाँ पे और यहाँ पे आपका ज़्यादा अमाउंट है, 100 इंटू 400 था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मिला 100 इंटू कितना, 80 इंटू कितना 4, और यहाँ पे मिला 80 इंटू 4 मिला और 80 इंटू 1 मिला, तो 320, और यहाँ पे आपको 80 मिला, तो आपको टोटल 400 रुपीज़ मिला। तो यहाँ पे हमने 400 रुपीज़ लिखा। तो ज़्यादा कितना लिखा हुआ है, उस ज़्यादा अमाउंट को आपको घटाना है। तो यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट क्या था, क्रेडिट, तो कमाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको फिर से डेबिट। और यहाँ पे भी प्रीमियम अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, बिना आपको मिलेगा सोच के आपने इंक्रीज कर दिया था, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था तो उसको भी घटाना है, तो क्रेडिट बैलेंस था, तो हम लोग क्या लगेंगे इस पे, डेबिट। जिस चीज़ का आपको पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला, तो अलॉटमेंट आपने सोचा था आपको पैसा मिलेगा, आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट भी इंक्रीज होके रखा है। 500 था, लेकिन हुआ कितना, 400। तो यहाँ पे भी ज़्यादा बैलेंस हो रहा है, तो हम लोग ये डेबिट था, 400 से क्रेडिट किया, और कितना क्रेडिट करने से ये कैंसिल होगा, और कितना क्रेडिट करने से कैंसिल होगा, 100। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कॉल्स का पैसा नहीं मिला तो लिखेंगे टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो फॉरफीचर अकाउंट में क्या अमाउंट आता है, फॉरफीचर अमाउंट में जितना कंपनी ऑलरेडी सीज कर लिया था, तो इस केस में कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही मिला। तो यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन में कंपनी जितना रिसीव किया था वो सारा पैसा यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं हम लोग का री इशू ऑफ शेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी केयरफुल। देखिए, जब शेयर फर्स्ट टाइम इशू होता है तो कंपनी 2 केस में इसको इशू कर सकता है। कंपनी का प्रोविजन 2 केस में ही अलाउ होता है। एक आपका होता है शेयर कैन बी इशूड एट पार, शेयर पार में इशू होता है, और शेयर कैन बी इशूड एट प्रीमियम, शेयर प्रीमियम में इशू होता है। जब केस री इशू का आता है, जब सवाल री इशू का आता है, तब जाके कंपनी इसको 3 टाइप से इशू कर सकता है। तब कंपनी री इशू कर सकता है पार में, री इशू कर सकता है प्रीमियम में, और री इशू कर सकता है डिस्काउंट में। तो कंपनी जब री इशू करते हैं तो सिंपल सा एंट्री होता है, कंपनी री इशू का पैसा इंस्टॉलमेंट वाइज भी ले सकता है, कंपनी री इशू का पैसा एक साथ में भी ले सकता है। तो हम लोग का चैप्टर आपको यही समझाता है कि कंपनी का यही प्रैक्टिकल आपको चैप्टर में दिया हुआ है कि आपका री इशू का पैसा एक साथ में मिला तो एंट्री हम लोग किया, री इशू किया, पैसा एक साथ में मिला तो एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट। री इशू करने से पैसा आया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ कंपनी का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब कंपनी का कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, तो हम लोग लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से जब कंपनी वही शेयर को कंपनी प्रीमियम इशू करते हैं, कंपनी शेयर को फॉरफिटेड शेयर को प्रीमियम इशू करते हैं, तो कंपनी के पास बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो टू बैंक अकाउंट।
बैंक बैलेंस इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनी का कैपिटल भी इंक्रीज हुआ टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम का पैसा मिला। तो हम पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था और हम लोग को ये मालूम है कि कंपनी अगर शेयर इशू प्रीमियम में करते हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी चार्ज करते हैं वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी अपना कैपिटल के साथ नहीं रह सकते, वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को एक सेपरेट अकाउंट में रखना है। इस केस में कंपनी अगर एक शेयर 12 रुपये में सेल किया है तो बैंक बैलेंस 12 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। एक्चुअल शेयर का दाम कितना है, अगर 10 तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा वो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग कहाँ पे डालेंगे, हम लोग वो एक्स्ट्रा पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। एंड द लास्ट, व्हेन द कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, जब कंपनी शेयर डिस्काउंट में इशू करते हैं, जब कंपनी शेयर डिस्काउंट में इशू करते हैं तो इट इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए एक लॉस होता है। शेयर डिस्काउंट में इशू करने से कंपनी के लिए लॉस है, तो जो भी लॉस कंपनी सफ़र करेगा वो लॉस कंपनी, वो जितना लॉस कंपनी को होगा वो लॉस कंपनी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि कंपनी फॉरफिट करके जितना प्रॉफिट कमाया था, फॉरफिट करके कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ था, अगर रीइशू करने के टाइम पे कंपनी को लॉस हो रहा है, वही शेयर रीइशू करने के टाइम पे कंपनी को लॉस हो रहा है, तो कंपनी उस लॉस को प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर के साथ एडजस्ट करेगा। कंपनी उस लॉस को प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करेगा, इसलिए उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कंपनी अगर 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में सेल कर रहा है तो कंपनी का बैंक बैलेंस 8 रुपीज़ से इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8। कितना का शेयर, 10 रुपये का शेयर सेल कितना में कर रहा है, 8 रुपये में, तो 2 रुपये का लॉस होगा, तो यहाँ वो लॉस हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो हम लोग लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल में आएगा 10 रुपये। नेक्स्ट, उसके बाद कंपनी बोलता है ट्रांसफर ऑफ फॉरफीचर, अगर यही एंट्री हुआ तो इसके साथ भी एक कंपलसरी एंट्री है, अगर प्रीमियम का एंट्री किया तो उसके साथ भी एक कंपलसरी एंट्री है, और अगर डिस्काउंट में किया तो उसके साथ भी एक कंपलसरी एंट्री है। तो लास्ट एंट्री होता है प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, आपको शेयर सेल करके कंपनी रीइशू करके कितना प्रॉफिट किया वो लास्ट एंट्री होता है। तो कंपनी फॉरफीचर करने के टाइम पे जितना पैसा कंपनी ने ऑलरेडी रिसीव किया था वो कंपनी ने सीज किया, उसका शेयर कंपनी मार्केट में सेल किया, जितना लॉस में साथ सेल कर सकता है, पार में कर सकता है या प्रीमियम में कर सकता है। सो कंपनी रीइशू करके जितना प्रॉफिट करते हैं, कंपनी रीइशू करने के बाद कंपनी के पास जितना प्रॉफिट रह जाता है वो सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी एक नया अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। किस लिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए फॉरफीचर हर टाइम कंपनी करता नहीं है, कभी कभी किसी केस में ही कंपनी को फॉरफीचर करने का मौका मिलता है, या कभी कभी किसी केस में ही कोई शेयर होल्डर ऐसे निकल के आता है जो अपना अलॉटमेंट या कॉल का पैसा दे नहीं पाता है, जिसके कारण कंपनी उसका शेयर फॉरफिट करके और जो भी पैसा कंपनी को वो उस शेयर होल्डर ने पेमेंट किया होगा वो सारा पैसा कंपनी सीज करते हैं और कंपनी को प्रॉफिट होता है। इट इज़ नॉट द केस ऑफ नॉर्मल, इट इज़ इन केस ऑफ एन एबनॉर्मल। इसलिए ये सारा पैसा, ये जो फॉरफिट करने के बाद कंपनी को जो भी पैसा सीज करके प्रॉफिट हुआ था वो सारा पैसा कंपनी एक नया अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट।